नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का जीएस गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का प्रवीण मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसको आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हमारा सीरीज क्या था, तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो साइंस का है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करने वाले हैं डील, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे संबंधित सभी प्रश्नों का हम लोग व्याख्या भी देखेंगे, और उस व्याख्या से आप लोगों का जो प्रश्न है, वो संभावित प्रश्न वो अगले एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब का हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में इधर उधर की बातें आपको देखने को मिलेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई देखने को मिलेगा। तो चलिए आ जाइए यहाँ जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि अभिकथन देखिए, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि अभिकथन ए में किसी दूरबीन के अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस का द्वारक बढ़ाने पर उसकी विभेदन क्षमता जो रिजॉल्विंग पावर है वो घट जाती है। तो पहली बात तो दोस्तों कि यहां पर जो बोल रहा है विभेदन क्षमता, और उसका संबंध बोल रहा है कि विभेदन क्षमता जो है वो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाने पर घट जाती है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ये हमारा एकदम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के व्यास के विभेदन क्षमता लेंस के व्यास के समानुपाती होती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही होगा, ए असत्य लेकिन आर क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो आप देखिएगा कि दूरबीन का, ये दूरबीन है, दूरबीन की जो विभेदन क्षमता होती है वो क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो विभेदन क्षमता दो निकटवर्ती जो वस्तु है उसमें अंतर स्पष्ट करने, दो निकट रखा हुआ कोई भी वस्तु है तो उसमें आप अंतर कर पाए, इसकी क्षमता होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म को पहचानने, दो निकट स्थित पिंडों को अलग करने की उसकी क्या है, क्षमता है। और दूसरा आप देखिएगा कि जो विभेदन क्षमता होती है वो व्यास के सीधे क्या है, समानुपाती है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। फोटोन के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है। तो चलिए आ जाइए देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है कि एक फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ना जी ना, एकदम ये गलत हो गया। और हमें यही पकड़ने को बोल रहा था कि कौन सा गलत है। तो यहां बोल दिया कि ऊर्जा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। ये गलत है क्योंकि ये समानुपाती होता है। फिर कह रहा है कि सभी फोटोन निर्वात में प्रकाश की गति से चलते हैं। सही है। और फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो कह रहा है देखिए कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा उसके आवृत्ति के क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, आवृत्ति के ये हो जाएगी आपको समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जहां देखिए आपको एच प्लैंक नियतांक हो जाएगा। इसका अर्थ हो गया, यहां पर देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है इक्वल्स टू एच बी है हमारा। तो ये आपका एच क्या हो जाएगा, तो ये प्लैंक नियतांक हो गया, आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आवृत्ति बढ़ाने पर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। इसका ये अर्थ हुआ कि ये समानुपाती हो गया। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, फोटोन की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य, मतलब कि आप इस तरीके से लिखिएगा कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब कि तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन आवृत्ति के क्या था, तो आवृत्ति के वो समानुपाती था। और ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोन के अन्य गुण। तो इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, निर्वात में प्रकाश की गति से चलता है, और विद्युत रूप से ये आपको क्या मिलेगा, उदासीन मिलेगा। ठीक है, और सारे पॉइंट्स आप लोग को नोट करते जाने हैं। और यदि किसी को संबंधित पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि श्यानता विस्कोसिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए पहला है हमारा कि गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है। तो दूसरा है द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि द्रवों की जो श्यानता होगी, जो विस्कोसिटी होगा, वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा वो घटता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
तो देखिए कह रहा है कि श्यानता होता क्या है, विस्कोसिटी क्या है, तो किसी तरल पदार्थ का वह गुण जो उसके बहने का क्या करता है, विरोध करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद यह तरल के परतों के बीच लगने वाले आंतरिक घर्षण है। फिर आपको देखिए कह रहा है कि द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण अणुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल होता है, ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। और ससंजक बल किसको कहते हैं, तो अगर एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो बल लगेगा, जो अंतराण्विक बल लगेगा, उसको आप कहिएगा ससंजक बल। फिर कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर द्रवों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ससंजक बलों पर आसानी से काबू पा लेते हैं और श्यानता क्या होती है, घट जाती है। तो द्रवों में तापमान बढ़ने पर श्यानता क्या हो गई, घट गई। लेकिन इसके विपरीत आप देखिएगा कि गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, गैसों का बढ़ेगा और द्रव का घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कह रहा है प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है, तो देखिए इसका हो जाएगा सी, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, ठीक है। अब जल्दी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कह रहा है प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अब यहां पर देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपका ये चीज है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरा की न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो उड़ान काल है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो आपको याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बटे जी होता है, ये आपका जी है। फिर क्षैतिज परास अगर हम रेंज की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी हो जाएगा। और अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए हमें गलत देखना है। और देखिए दोस्तों हम बार बार यही बात आप लोगों को कहते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जल्दीबाजी मत किया कीजिए, आप कहां पे सही लिखा और कहां पे गलत लिखा है इसको जरूर देखा कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है। तो कह रहा है कि इसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, तो ये तो सही है। फिर है कि यह एक श्रृंखला अभिक्रिया को जन्म दे सकता है, तो ये भी सही है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। तो फिर हमारा है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया उत्तर, क्योंकि हमें ढूंढना क्या था, गलत ही ढूंढना था। अब आप कहिएगा कि सर अगर सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं है तो फिर क्या है, तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ना कि न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य और तारे में आपको ऊर्जा का स्रोत क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको नाभिकीय संलयन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सॉरी इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य और तारों में क्या हो गया, तो ये नाभिकीय संलयन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ना कि नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कि नाभिकीय संलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक बनाते हैं, क्योंकि संलयन है और संलयन का क्या अर्थ होता है, जुड़ना, ठीक है ना। तो यहां पर ये मिल करके एक भारी नाभिक बनाता है और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि विखंडन में आप देखिएगा कि यहां पर टूटेगा, अलग होगा। तो यहां पर वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जो है, जैसे आप यूरेनियम 235 ले लीजिए, ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन की बमबारी से क्या होता है, न्यूट्रॉन की बमबारी से लगभग बराबर द्रव्यमान के दो छोटे नाभिकों में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या है कि किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और अगर वो ऊपर ही रह जाए, मतलब कि ऊपर ही जब वो चला जाए, वापस नीचे वो ना आवे, तब आप उसको कहिएगा, तब उस न्यूनतम वेग को आप कहिएगा क्या, आप कहिएगा पलायन वेग, ठीक है ना। मतलब कि वह न्यूनतम वेग है जिस पर आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं और वो ऊपर ही रह जाए, ऊपर ही चला जाए, वो नीचे ना आवे। तो आप यहां देखिए कह रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फिर से वही बात, नहीं वाला प्रश्न आ गया, नहीं करता है।
तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि ग्रह के द्रव्यमान पर, तो ये तो निर्भर करता है, फिर है ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, फिर प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं आगे कि किसी ग्रह की सतह से, ठीक है ना, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग है, वह न्यूनतम वेग है। आप वस्तु को ऊपर फेंके और वो कहां चला गया, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप जिस ग्रह पर है उस ग्रह के द्रव्यमान पर ये निर्भर करता है। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, पलायन वेग हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य का कितना है, तो लगभग आपका 615 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो याद रखना है, पृथ्वी का और चंद्रमा का। तो पृथ्वी का कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चंद्रमा का हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपको ये और ये याद रखना है, पृथ्वी और चंद्रमा का याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर सभी कणों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि परम शून्य ताप पर 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी हमारा सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। सही एक्सप्लेनेशन कहाँ है, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए इसके एक्सप्लेनेशन पे या फिर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, नोट डाउन करते जाना है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा, जहां से भी कीजिए, लेकिन हमसे आप कांटेक्ट कीजिए और पीडीएफ लेके जाइए। अगले एग्जाम में बाजी मार के आइए, समझे। चलिए आ जाइए। परम शून्य तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा आपको याद रखना है शून्य होती है। गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, गैसों के सभी गुण समाप्त हो जाते हैं। और परम शून्य तापमान कितना है दोस्तों, तो 0 केल्विन है। और दूसरी बात, आप केल्विन के साथ डिग्री का उपयोग नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। तो 0 केल्विन और यहाँ पर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देख रहे हैं भाई, असत्य वाला बहुत पूछ रहा है, क्योंकि आजकल असत्य ही खूब ज्यादा चल रहा है, इसीलिए असत्य वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए तो कह रहा है कि परिक्षेप प्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। ये तो सही है हमारा। फिर है वे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, सही है। फिर है वे एक विसमांगी प्रणाली है, हेट्रोजेनस है, तो ये भी सही है। और फिर कह रहा है कि द्रव में ठोस के कोलाइडल विलयन को पायस कहते हैं ना, ये एकदम गलत है। तो हमें गलत ही तो ढूंढना था, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए आजकल जब गलत ढूंढने बैठ जाते, क्वेश्चन के अलावा और कहीं अगर गलत ढूंढने बैठ जाते हैं तो लोग अलग ही नजर से देखने लग जाते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, यही जमाना है, सब चल रहा है, आप भी चलिए इसी में। चलिए तो हमें क्वेश्चन पर चलना है। चलिए हमारा यहाँ पे कह रहा है कि द्रव में ठोस के कोलाइडल विलयन को पायस कहते हैं, ये गलत हो गया। अब कहिएगा कि सर फिर पायस कहते किसको है, तो ये कहते हैं द्रव में द्रव को। ठीक है ना, ये द्रव में द्रव होगा तब आप उस पर पायस कीजिए कहिएगा। और जैसे में आप याद रखिए दूध, जो कि एग्जाम में खूब पूछता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं कि पायस एक ऐसा कोलाइड होता है, प्रावस्था दोनों ही द्रव होते हैं, जैसे कि दूध हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए उतने में मतलब लगभग 10 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, और इस 10 में एगो क्वेश्चन आया है सही वाला, हो सकता है एक आधो क्वेश्चन और आया हो सही वाला। तो इससे हम क्या देखें कि गलत वाला ज्यादा आ रहा है, सही वाला कम आ रहा है। इसीलिए एग्जाम में दिमाग को एकदम क्या रखना है, एकदम चालू रखना है, सही गलत दोनों पकड़ के चलना है, समझे, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो यहाँ कह रहा है कि दायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, भाई एकदम गलत है। फिर कह रहा है कि बायां निलय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त पंप करता है, ना भाई एकदम गलत है। फिर कह रहा है कि दाएं और बाएं आलिंद के बीच त्रिवर्णलित कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये भी गलत है। और फिर कह रहा है कि ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, बिल्कुल सही। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कभी कभी हम लोग एक आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाते हैं। ठीक है, तो हृदय गति को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल, जब खराब हो जाता है नेचुरल वाला तो हम आर्टिफिशियल वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक आप किसको कहिएगा, प्राकृतिक जो पेसमेकर है वो है आपका ऐसे
नोड, ऐसे नोड को आप कहते हैं हृदय का पेस मेकर। चलिए, तो यही चीज यहां हम देखेंगे कि ऐसे का फुल फॉर्म आपको हो जाएगा साइनोएट्रियल। साइनोएट्रियल नोड हृदय का प्राकृतिक क्या है? पेस मेकर है, जो दाहिनी आलिंद के ऊपरी दीवार में स्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से देखिए आ गया गलत है, ठीक है, देख रहे हैं भाई बहुत गलत गलत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि गलत गलत ही चल रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, जो चल रहा है चल रहा है। आइए क्वेश्चन पे चलिए, तो कौन सा बोल रहा है गलत है? कह रहा है कि वे गैर पोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहकों के रूप में कार्य करते हैं। भाई ये तो हमारा सही है। फिर कह रहे हैं कि वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। चलिए नेक्स्ट है कि इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। भाई देखिए यहां पर मामला फंस रहा है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोल रहा था गलत ढूंढिए। अब आप कहिएगा कि सर इंसुलिन अगर स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है तो फिर क्या है? नहीं आप ही बताइए क्या है, आपको पता है आप बता दीजिए, नहीं पता है आपको चलिए हम बताएंगे, ठीक है। तो आप कहिएगा कि स्टेरॉइड नहीं है, क्या है? तो इंसुलिन, ठीक है। अब देखिए बहुत ही भयंकर चीज है, इसकी कमी हो जाएगी तो मधुमेह हो जाएगा, समझे बात को, गंभीरता से लीजिए इसको, मजाक का चीज नहीं है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है ना, ये एक प्रोटीन पेप्टाइड, ठीक है ना, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन ये है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि इंसुलिन का जो स्राव है वो कहां से होता है? तो हम देखते हैं कि पहली बात तो अग्नाशय आप बोलिएगा, पैनक्रियाज बोलिएगा, लेकिन अग्नाशय में भी पैनक्रियाज में भी जो लैंगरहिंस की द्वीपिकाएं होती हैं, उस लैंगरहिंस की द्वीपिकाओं में स्थित बीटा कोशिकाओं से, बीटा सेल से इसका स्राव होता है, ठीक है, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, तो मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है ना, प्रोटीन हार्मोन है ये। और फिर इंसुलिन का स्राव कहां से हो रहा है? तो अग्नाशय हो रहा है, ठीक है। फिर आप कहिएगा कि बीटा कोशिका हो गया, और बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो लैंगरहैंस के आइलेट्स नामक विशेष ऊतक समूहों में स्थित होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, इसमें स्थित हो जाएगा आपका लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है ना, लैंगरहैंस की, ठीक है ना, द्वीपिकाएं, ठीक है। चलिए और इसके बाद इसमें आपको स्थित मिल जाएगा बीटा सेल्स मिल जाएगा, बीटा कोशिका मिल जाएगा, ठीक है ना, बीटा कोशिका। तो यहां से ये हो जाएगा स्रावित, ठीक है। और ये क्या करता है? तो ये जो है आपके बॉडी में क्या करेगा, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखेगा, और अगर इसकी कमी हो गई तो फिर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए, चीनी विनी थोड़ा सा कम खाइए, जो भी उस तरीके का पदार्थ है, ठीक है। और अपने हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस हो सकता है वो तो हम रख ही सकते हैं, ठीक। चलिए तो आगे हमारे देखिए दोस्तों, आज यही 10 प्रश्न हमारे पास थे, और इस 10 प्रश्न की व्याख्या हम आप लोगों को करवा चुके हैं। प्रश्न भले 10 था, लेकिन जब आप व्याख्या के अंदर घुसिएगा तो उससे आपको बहुत अन्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट हमसे पूछ रहा था कि हार्मोन के संबंध में गलत है, मतलब कि इंसुलिन यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन दे दिया था जो कि गलत था। लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इससे जो है बहुत सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करते चलिए, हमारे क्लास में पेपर, पेन, पेंसिल, कलम, आंसर जो लेकर के बैठना है लेकर के बैठिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। प्रश्न छूट जाएगा तो हम अपना सारा जो देख रहे हैं ना, आप दाढ़ी वाड़ी मोच वोच हटा लेंगे, क्योंकि सबसे प्यारा अगर मेरे चेहरे में कुछ है तो यही है, जो मेरे लिए सबसे प्यारा है, भाई आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, और ये सीरीज आपका तब तक चलेगा जब तक आप लोगों का बीपीएससी तैयारी 4 ना हो जाए। लगे रहिए, एकदम धांसू क्लास होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।